Hello everyone, so today we will discuss about mitochondria, which is also called as powerhouse of the cell. Mitochondria are large enough to be visible under light microscope. Seen by Kolliker and name mitochondria was given by Benda. They were recognized as the site of respiration by Hook, Boom and co-workers in 1948. Its alternative name is, as I told you earlier, powerhouse of the cell, storage batteries or ATP mills. Why? Because they are the main seat of cellular respiration. अब आप कहोगे कि ऐसा क्या कर देता है ये कि हम इसको पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारा जो फूड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक होता है और जितने भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कंजर्व होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे हम कहते हैं फ्यूल ऑफ द सेल. So why I'm telling it is powerhouse of the cell, because it is the main seat of cellular respiration, as they bring about stepwise oxidation of foodstuff and transfer the energy to the energy carrier. That is ATP, जिसको हम कहते हैं फ्यूल ऑफ द सेल. ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एसेंशियल है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन. क्यों? इनिशियली क्या हो रहा था, जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आए तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हो रही थी एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. तो होता क्या है, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, अगर मैं बोलूं, वेट अ मिनट, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का है. पहला है एन एरोबिक और दूसरा है एरोबिक. ठीक है. ये होता है अकर इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है. और ये होता है अकर इन यूकैरियोट्स. ठीक है. it do not require oxygen. It requires, wait a minute, it requires oxygen. It does not require oxygen. ठीक है. तो होता क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में हमारा जो फूड था, फूड क्या था हमारा, ग्लूकोज सपोज. ठीक है. इसका ब्रेकडाउन हुआ इन व्हाट, एसिड और एल्कोहल. मतलब एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बन गया, टोटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. तो जो एनर्जी मिली ऑलमोस्ट हमको एटीपी जो मिले वो कितने मिले, 2 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. और ये जो प्रोसेस थी इसका नाम क्या था, ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, जो ये प्रोसेस कहां होगी, इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एसिड या अल्कोहल मिला इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और हमें एटीपी मिले 2.
क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उनके लिए एनर्जी सफिशिएंट है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो एनर्जी की जरूरत हुई, एनर्जी की डिमांड बढ़ी। तो अभी मैं लास्ट में बिल्कुल लेक्चर के बताऊंगी कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा था तो हुआ क्या, हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स थी उन्होंने क्या करा, ऐसा माना जाता है, ऐसी रिसर्च कहती है कि बैक्टीरिया लाइक किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लिया। सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने, और इसने ये एक मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये कुछ समझ लो कोई बैक्टीरिया है मान लो, इसने इसको एनगल्फ किया। इस ये वाली जो सेल है यूकैरियोटिक सेल ने इसको अपने अंदर एनगल्फ किया, तो क्या हो जाएगा, एनगल्फ के टाइम पर कुछ इस तरीके का पिट बनेगा और ये स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगेन अगर इसको मैं आगे प्रोसीड करूं तो क्या होगा, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर आया और इसके अंदर आ गई ये आपकी बैक्टीरिया, ठीक है। ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हुआ, जो प्रेजेंट डे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसमें काफी कुछ चेंजेस हुए। क्लियर। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन की जब बात होती है तो होता क्या है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में भी ग्लाइकोलिसिस तो होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एंटर कर जाता है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन की साइकिल में इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में एमटी लिखा है, एमटी स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोसेस है उसमें आपका मेनली जो एसिड होता है, पायरुविक एसिड जिसे हम कहते हैं, ये आप लोग ने अगर रेस्पिरेशन पढ़ रखा है तो जानते होंगे। तो पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये 3 प्रोसेस होती हैं स्टेप बाय स्टेप, ये चला जाता है क्रैब्स साइकिल में, क्रैब्स साइकिल, ठीक है, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल CAC भी कहते हैं। यहां से प्रोडक्ट जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ETC जिसको कहते हैं, और इसके साथ ही होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये नाम मैं इसलिए बता रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, नहीं परेशान होने की जरूरत है। ये नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे ना तो वहां यही पूछा जाता है कि क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में प्रोसीड हो रहा है, कहाँ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं ये साइकिल्स या ये रिएक्शंस, तो वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये एक सीक्वेंस का प्रोसेस है, मतलब स्टेप वाइज होगा ये, मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो पहले जाएगा क्रैब्स साइकिल में, क्रैब्स साइकिल से जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहां से होगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी ये होती है, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन दिस होल प्रोसेस, ठीक है। और इससे होता क्या है, हमारा जो टोटल पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और जितनी भी एनर्जी निकलती है उससे ऑलमोस्ट 30 ATP का गेन होता है हमको विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 30 ATP एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, एंड देयर आर न्यूमरस मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारे सेल के लिए सफिशिएंट है, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी फिजियोलॉजी के लिए। तो दैट्स व्हाई हमारा जो इवोल्यूशन था उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन जो था वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट हो गया। दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया, ठीक है। तो यहां पर मैं एक सेंटेंस ऐड करूंगी लास्ट पे कि माइटोकॉन्ड्रिया have been essential for the evolution of complex eukaryotic organisms because
without them present day complex eukaryotic cells would be dependent on anaerobic glycolysis for all their ATPs, और वो पॉसिबल नहीं होता, तो सेल की डेथ हो जाती, सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जिस्टेंस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। आई होप बेसिक आइडिया आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये चीज जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये दिस वन, ये लास्ट में मैंने लिखा है, आप परेशान ना हो, ये बाद में नोट कर लेना इसको। तो अब बात करते हैं, सीधे माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं, इसकी शेप कैसी होती है। तो शेप सभी ने देखा होगा, 8th में 9th में कई जगह पढ़ाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी होती है, ये इलोंगेटेड मतलब ओवल शेप होती है, या हम इलोंगेटेड सिलेंडर्स कह सकते हैं उनको, विद अ डायमीटर ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, it resembles with बैक्टीरिया। ठीक है, और ये अभी आपको बाद में बताऊंगी मैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक बैक्टीरिया में, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया कि किसी यूकैरियोटिक सेल ने इसको एनगल्फ किया होगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हुआ, अभी बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो इसकी शेप कैसी है, जस्ट रिजेंबल लाइक अ बैक्टीरिया। लोकेशन की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, दे मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं, एंड फॉर दैट दे हैव टू बी एसोसिएटेड विद व्हाट, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, हमारा साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, साइटोस्केलेटन जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है, जिसपे हमारी बॉडी का मतलब फ्रेम, वो स्केलेटन फ्रेमवर्क बना रहा है, ऐसे साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को शेप देता है। अगर साइटोस्केलेटन नहीं होगा तो सेल भी अपने प्रॉपर शेप में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमारे सेल में, सपोज ये एक सेल है, तो लाइक इस तरीके से ये रहती हैं, तो इसी के अलोंग ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्स में क्या होता है, फॉर दैट दे अपीयर टू बी एसोसिएटेड विद माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में मैं लिख सकती हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स डिटरमाइन the unique orientation and distribution in different types of cells। जैसे जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। तो होता क्या है कि भाई कुछ सेल्स में तो ये लॉन्ग मूविंग फिलामेंट्स बना लेते हैं, जैसे कि कार्डिक मसल सेल्स में। अब कार्डिक मसल्स यानी कि हार्ट में पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये, क्योंकि हार्ट मसल्स रेगुलरली वर्क कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा एटीपी की डिमांड रहती है, तो वहां पर ओरिएंटेशन कैसा रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल के लॉन्ग रहता है, पूरे सेल में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। बट कुछ सेल्स में क्या होता है, ये फिक्स्ड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, इन वन पोजीशन। जैसे कि कोई स्पर्म का फ्लैजुलम है, तो इसके चारों तरफ शीट बना लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इसके चारों तरफ रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, और रैप होके क्या करते हैं, जब फ्लैजुला जो मूवमेंट में हेल्प करता है तब ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो मोस्टली सेल्स में क्या होता है, ये मूविंग फिलामेंट्स या चेन्स के तरह रहते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर सेल्स में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स हो जाते हैं जहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पर इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, they wrapped around the flagellum in a sperm। ठीक है, तो ये इनकी बात हो गई लोकेशन की। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर।
तो ये एक फिगर मैंने ट्रेस किया है माइटोकॉन्ड्रिया का। वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। इसके सबसे बाहर की कवरिंग आप देखो, आउटर, एक तो मैंने बताया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आप नोट करो पहले तो, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी तक आपने जो पढ़े सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थे। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट, दो ही स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एनिमल सेल के केस में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, तो वो एक अकेला स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जबकि प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन आपके नीट के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन है, कहाँ पर, एक तो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये पर्पल कलर से जो मैंने दिखाई है, और एक एप वाली मेम्ब्रेन है पिंक कलर से जो मैंने दिखाई है, जो कि काफी फोल्डेड है, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन की। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। कैसी होती है ये मेम्ब्रेन? दिस मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेबल। पहली बात तो ये स्मूथ होती है, ठीक है, फ्रीली परमेबल होती है, फ्रीली परमिएबल। फिर भी फ्रीली परमिएबल है, फिर भी कुछ साइज रहता है जो मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स इसके क्रॉस क्रॉस होते हैं। फ्रीली परमिएबल टू freely permeable to small molecules, not large, small molecules। यहाँ पर आप साइज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ऑफ 5000 डाल्टन पूछा जा सकता है ये, और लेस, ठीक है। स्मूथ है, फ्रीली परमेबल है, कंटेन फ्यूअर एंजाइम्स। कहाँ पर? इसकी मेम्ब्रेन में बहुत कम एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज की बहुत कम होती है, ठीक है। कंटेन मैनी कॉपीज ऑफ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब देखो, ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, ट्रांसपोर्ट करवाना होगा और इसे इंपोर्ट भी करवाना होगा। तो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती है इसके मेम्ब्रेन में बहुत अबंडेंट मिलती है, वो है कोरिन, ठीक है। जस्ट मार्क इट, कोरिन, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे बना रखी है, दिस वन, दिस इज कोरिन प्रोटीन, ठीक है। तो बहुत अबंडेंट है ये प्रोटीन, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है मॉलिक्यूल्स के को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाने में या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने के लिए। यहाँ इसके बाहर क्या मिलेगा? यहाँ तो साइटोप्लाज्म है ना, हियर इज साइटोप्लाज्म, जस्ट अज्यूम ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आउटर मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन कहाँ है? अंदर वाली, जो पिंक वाली मैंने कहा, बहुत ही फोल्डेड मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो बाहर वाली मेम्ब्रेन से ये थोड़ी ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट इन द सेंस, बाहर वाली फ्रीली परमेबल थी, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है या सेमी परमेबल होती है, ठीक है। तो पिंक से मैंने ड्रॉ किया है, पिंक से लिख देते हैं, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल है तो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अपने क्रॉस जाने की परमिशन देगी, चाहे बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए, ठीक है। हाईली फोल्डेड, हाईली फोल्डेड, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हो कितने फोल्ड्स हैं इसमें, ये देखो, ये फोल्ड्स हैं।
और इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? दीज इन फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, हाईली फोल्डेड इन फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं, दीज आर व्हाट? दीज इन फोल्ड्स, these infolds are called क्रिस्टी। ठीक है, क्यों है ये क्रिस्टी? these क्रिस्टीज इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया। क्रिस्टी increase the total surface area of the membrane। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा ये मेम्ब्रेन वर्क कर पाएगी। ठीक है, कैसा वर्क कर पाएगी वो बाद में बताते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको शायद कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में, इसको नोट कर लेना। कंटेन, दिस मेम्ब्रेन कंटेन हाई proportion of double phospholipid जिसका नाम है कार्डियोलिपिन। क्या खासियत है इसकी? इट कंटेन 4 फैटी एसिड। जनरली 2 फैटी एसिड्स होते हैं, यहाँ पर ये कंटेन 4 फैटी एसिड्स। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस make the membrane impermeable for ions। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने रेड से लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा इस मेम्ब्रेन में क्या होता है? और इट कंटेन प्रोटीन्स विथ 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। इस मेम्ब्रेन में कंटेन प्रोटीन with 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या फंक्शन है वो देख लेते हैं। पहली प्रोटीन है जो करती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन reaction of electron transport chain। अब ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ईटीसी कहां पर होती है? इनर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको। ठीक है, और क्या होता है इसमें? इसी मेम्ब्रेन में एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स called ATP synthase। सिंथेज मतलब सिंथेसिस, तो एटीपी की सिंथेसिस that makes ATP in the मैट्रिक्स। मतलब एंजाइम कहां पर है? मेम्ब्रेन में, और ये एटीपी बना के कहां देगा? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कहां है अभी बताते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर होती है एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन that regulate the passage of metabolites into and out of मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके के प्रोटीन्स हैं जो इस मेम्ब्रेन में मिलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन्स है, दूसरा एटीपी सिंथेज मिलता है, और तीसरा ट्रांसपोर्ट के लिए
जो प्रोटीन्स चाहिए, मैट्रिक्स से क्या बाहर जाएगा, क्या अंदर आएगा। मैट्रिक्स कहाँ है, मैट्रिक्स है ये इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जितना हिस्सा है दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। इसको इधर बना देते हैं, दिस इज मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा मैट्रिक्स से पर जाने से पहले आप देखो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये एक स्पेस है, दिस वन, ये स्पेस दिख रहा है आपको, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहते हैं इसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कहां पर लोकेशन है इसकी। पहली बात, प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, कंटेन several enzymes that use the ATP passing out of the matrix to phosphorylate other nucleotides। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है केमिकली ये साइटोसॉल का जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है उसके इक्विवेलेंट होता है। केमिकली ये इंपॉर्टेंट है, केमिकली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज इन इक्विलिब्रियम विद साइटोसॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैट्रिक्स बहुत स्पेसिफाइड है, मैट्रिक्स कौन सा हिस्सा है जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, बट जो आउटर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हिस्सा है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा, वो साइटोप्लाज्म के इक्विवेलेंट होता है, साइटोसॉल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स कौन सा हिस्सा है, मैट्रिक्स है जो इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड एरिया है उसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं, वहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, मैट्रिक्स सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, कंटेन हाईली concentrated mixture of, क्या क्या मिलता है इसमें, hundreds of enzyme जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में या ऑक्सीडेशन में रिक्वायर्ड है, जो मतलब रेस्पिरेशन में रिक्वायर्ड है वो तो है ही है, उसके साथ और भी अदर एंजाइम्स जो यहाँ पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अपना डीएनए भी होता है। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या है, सर्कुलर डीएनए मिलता है, डीएनए इज सर्कुलर। ठीक है, उसके रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलते हैं, ये देखो राइबोसोम्स मिलते हैं, राइबोसोम्स वाले लेसन में मैंने बताया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स मिलते हैं जिनको हम माइटोराइबोसोम्स कहते हैं। माइटोराइबोसोम्स कौन से होते हैं, 70S, और ये 70S राइबोसोम्स और कहाँ मिलते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम्स हैं, डीएनए है, और मैट्रिक्स में आरएनए भी मिलते हैं आपको, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो यानी कि ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की सारा सामान इसके पास मौजूद है। तो सारे एंजाइम्स यहाँ पर कहने का मतलब हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम इंक्लूडिंग
जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, और इसके साथ ही साथ जो इसके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है फूड के, वो सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम including those required for oxidation of पाइरूवेट। देखो पाइरूवेट कहाँ बना था, मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था पाइरूवेट, जो बना था साइटोसोल में। साइटोसोल से पाइरूवेट कहाँ आया, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ आया ये, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और पहला स्टेप क्या था, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। एंड फैटी एसिड एंड फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, शॉर्ट में CAC लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सारे एंजाइम्स यहाँ पर मिल रहे हैं जो इसको चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो कि कैसा होता है, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और क्या मिलता है यहाँ पे, यहाँ पर मिलते हैं माइटोराइबोसोम्स। कौन से हैं ये, 70S, ठीक है। और क्या मिलता है, RNAs। कौन कौन से RNA मिलते हैं, tRNA, mRNA एंड rRNA, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए जो भी एंजाइम चाहिए वो यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ मिलेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस आर necessary for the functioning of mitochondrial enzymes। अगर ये दो का लेवल कम है तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हमको क्यों चाहिए, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स के प्रॉपर वर्किंग के लिए चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स, ठीक है। यहीं पर सब मेंशन है, आराम से आप नोट कर लो, अपने नोट्स खुद बना लो इसमें से कॉपी करके, तभी आप पढ़ पाओगे, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स की बात हो गई, मैट्रिक्स में आपके राइबोसोम्स हो गए, DNA हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये दिस वन, ये वाला स्ट्रक्चर, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है ऑक्सीसोम्स। व्हाट आर दीज, these knob like structures are oxysomes, clear। और ये जो स्पेस है दिस वन, ये वाला, ये इसको हम कहते हैं इंट्राक्रिस्टल स्पेस, ठीक है। इसको भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ, दिस स्पेस इज कॉल्ड सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। और ये इंट्राक्रिस्टल स्पेस जो होता है, इट इज continuous with intermembrane space, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस यहाँ भी कंटिन्यू है, लाइक दिस, ठीक है।
अब इसमें रह जाते हैं ऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स क्या हैं और ये क्या काम करते हैं, इसको मैं अलग से बता देती हूँ। ये मैंने नीचे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस वन, ये है, दिस इज, व्हाट कैन आई राइट हियर, दिस इज एन ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, ये ऑक्सीसोम जो होता है ये आपकी है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो ऑक्सीसोम्स आपके कहां पर लोकेटेड हैं, ऑक्सीसोम्स located in inner mitochondrial membrane। ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिव नेम भी है, ऑल्टरनेटिव नेम है इसका इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट्स, इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट्स, और इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगेन दिस वन कहाँ लोकेशन है, देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर बहुत कायदे से बहुत ध्यान से पढ़ना है और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करना है। जितना रिवीजन करोगे उतनी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और दिमाग में बैठ जाएंगे। पढ़ के छोड़ दिया तो सब भूल जाओगे। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ये डोर नॉब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं ये है हेड। ठीक है, और इसको कहते हैं बेस, और ये है स्टॉल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, मैं यहाँ क्या लिखूंगी, राउंडेड हेड पीस, और इसको हम नाम देते हैं F1 सब यूनिट। ठीक है, फिर है आपका, नीचे तो जगह ही नहीं है, अ बेस पीस। ठीक है, और जिसको दूसरा नाम दिया गया F0 सब यूनिट। ठीक है, और एक है स्टॉक विच कनेक्ट्स F1 टू F0। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, इसको नीचे लिख दे रहे हैं, डोर नॉब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कि पूछा जाता है। ठीक है, और इसको हम ऑल्टरनेटिव देते हैं, नेम देते हैं हेंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑक्सीसोम्स are also called F0 F1 particle और F0 F1 complex। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो F0 F1 कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका क्या काम है, इट रिप्रेजेंट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एटीपीएज, मैंने अभी ऊपर बताया था, और एटीपी सिंथेज। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये एंजाइम रहता है एटीपीएज, जो कि एटीपी की सिंथेसिस करता है। इट कैरीज आउट बोथ द रिएक्शन, मतलब कैसी रिएक्शन, ये एटीपी की फॉर्मेशन भी कर सकता है फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। कैसे, देखो ये आपका पूरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन में आप पढ़ोगे कि फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, बट यहाँ पर इसमें शॉर्टकट में मैं समझा देती हूँ कि ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये आपका यहाँ पर बना दिया मैंने ऑक्सीसोम। ठीक है, और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। अगेन दो डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा नहीं, इसको ध्यान से समझ लो।
और फॉस्फोर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या हो रहा है, क्या जो टर्मिनोलॉजी, अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है मेरे वीडियो से तो आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये H0 F1 पार्टिकल है। तो होता क्या है, यहाँ पर आप देखो ये है इनर मेम्ब्रेन, तो इधर है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स, और ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया बीच का। तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्रोटॉन साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जब ये प्रोटॉन, और यहाँ पर जो है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब प्रोटॉन यहाँ से इधर मूव करेंगे, यहाँ से इधर मूव करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन कम है, बाहर ज्यादा है, साइटोप्लाज्म में प्रोटॉन अंदर मूव कर रहे हैं, तो प्रोटॉन जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, फोर्सफुली अंदर आएंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो एडीपी प्लस फॉस्फेट जो से बनेगा एटीपी। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी वाली हुई, ये वाली, कि they carry out the synthesis of ATP from ADP and phosphate when proton pumps down the electrochemical gradient। ठीक है, मीनवाइल अगर प्रोटॉन बाहर तो ज्यादा है, ठीक है, अंदर कम है, लेकिन प्रोटॉन बाहर मूव होने लगे किसी वजह से, यहां जाने लगे। ठीक है, ये प्रोटॉन इधर जा रहा है, तो क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं, तो इन्हें एनर्जी लेनी पड़ेगी, बाहर जाने के लिए धक्का मारना पड़ेगा ना। तब क्या होगा, तब जो रिएक्शन होगी उसमें एटीपी टूट जाएगा एडीपी प्लस फॉस्फेट में। तो हमारा जो ये एटीपी सिंथेज है यहाँ पर, वो दोनों ही तरीके का काम करता है। ये डिग्रेडेशन का भी काम करता है एटीपी की, और एटीपी के सिंथेसिस का भी काम करता है। डिपेंड्स करता है कि क्या रिएक्शन चल रही है और कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया है, आराम से धीरे धीरे करके आप नोट डाउन कर सकते हो वन बाय वन। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसका क्या मतलब होता है, दैट इज न्यू mitochondria are formed by the division of existing ones। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है वो डिवाइड करके 1 से 2, 2 से 4 बना लेंगे। सेल के पास अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रॉ मटेरियल से माइटोकॉन्ड्रिया को असेंबल कर ले। ठीक है, व्हाट कैन आई राइट हियर, सेल्स कैन नॉट फॉर्म देम फ्रॉम रॉ मटेरियल। ठीक है, तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल है, प्री एग्जिस्टिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनसे डिवाइड होकर ये बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, मेन सीट है रेस्पिरेशन की, एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, पावर हाउस कहते हैं इसको सेल का। ये इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है, ये जो आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल होती है इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है इन द सेल बाय स्टोरिंग एंड रिलीजिंग कैल्शियम आयन एज नीडेड। सेल को जरूरत है रिलीज कर देगा, नहीं जरूरत है तो स्टोर करके रखेगा अपने पास। एंड मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स आल्सो। ये कुछ इसके फंक्शंस हैं। नाउ इसके ऑटोनॉमी की बात कर लेते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि ये किसी पर डिपेंडेंट है या सारे काम खुद करता है, तो ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली का मतलब है कुछ काम ये खुद करता है और कुछ के लिए ये हमारे न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट रहता है। कैसे? इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, ये अपने जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कि ये प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये इसके पास डीएनए है, आरआरएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, राइबोसोम्स हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और एंजाइम्स हैं सारे अपनी इन सब चीजों के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए। इसके सब कुछ है इसके पास, लेकिन फिर भी ये कुछ प्रोटीन्स के लिए ये हमारे न्यूक्लियर डीएनए पर डिपेंडेंट होता है, ये उसको इंपोर्ट कराता है साइटोप्लाज्म से, इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, इवोल्यूशन की बात करें, जैसे शुरू में मैंने बताया कि किसी यूकैरियोटिक सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ किया, है ना, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, ये चेंज हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो हाइपोथेसिस है ये कहलाती है सिम्बायोटिक या प्रोकैरियोटिक हाइपोथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ओरिजिन। जो शुरू में समझाया था वही चीज यहाँ लिखी हुई है। क्लियर? एंड लास्ट, इसका इनहेरिटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, कि एक यूनिक फीचर है माइटोकॉन्ड्रिया की, किसी भी इंडिविजुअल में हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हमें अपनी मदर से मिले हैं, ना कि फादर से। द रीजन इज, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग के अंदर स्पर्म की टेल और उसका जो मिड पॉइंट होता है वो बाहर रह जाता है, मिडिल पीस जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बाहर ही रह जाता है, केवल उसका न्यूक्लियस जो होता है वो अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक केस है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जितने भी हैं वो हमें अपनी मदर से मिले हुए हैं, ना कि फादर से। ये मैंने जेनेटिक्स जब पढ़ाया है वहां पर भी मैटरनल इनहेरिटेंस की बात की है, वहां क्लियर किया हुआ है मैंने ये चीज। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।